हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग काव्य शास्त्र के कवियों का परिचय देख रहे थे जो काव्य शास्त्रीय हैं। तो कुछ आप लोगों का छूट गया था, है ना। वामन और उद्रट छूट गया था गलती से। तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ना होता है काव्य शास्त्र को। जो पहले परिचय देखेंगे कवियों का, कौन क्या मानते थे, कौन रीतिवादी थे, कौन ध्वनिवादी थे, ऐसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक एक करके जब काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पर आएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस बार बार इसको पढ़ना है तो आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या है ना, साहित्य और काव्य शास्त्र थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वामन जी पे। वामन कश्मीर नरेश जयापिंड यानी कि जयादित्य था जिनका नाम। ये मंत्री थे इनके, वामन जी। और का समय क्या था इनका, 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। कश्मीर में एक नरेश थे जयापिंड, जिनका नाम जयादित्य भी था, और इनके मंत्री थे वामन। याद रखिएगा, 8वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है। आप लोग 8वीं सदी भी रख सकते हैं। और समय तो याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रम वाले में तो समय ही पूछता है ज़्यादा, है ना, कि कौन पहले आए कौन बाद में, इस टाइप का। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक वामन ने क्या किया, रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए क्या कहा, रीतिरात्मा काव्यस्यम। रीतिरात्मा काव्यस्यम मतलब रीति का, मतलब रीति को काव्य की क्या माना इन्होंने, आत्मा माना। ठीक, आगे है, इन्होंने विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। जो विशिष्ट पद रचना होती है उसी को इन्होंने क्या कहा, रीति कहा। इसलिए इन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति। ठीक, उसके बाद इनका एक ग्रंथ आता है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आप लोग पढ़ते भी आए होंगे। ये वामन से तो मतलब बनना तय ही है, तो एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन की एकमात्र रचना है जो रीति संप्रदाय के प्रधान ग्रंथ हैं। सूत्रों की संख्या 319 है। इन सूत्रों पर वृत्ति भी वामन ने लिखी है। ठीक, तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका किस टाइप का ग्रंथ है, रीति संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है, और इसमें सूत्रों की संख्या 319 है। प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य वामन क्या कहे जाते थे, प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित। इन्होंने काव्य में सौंदर्यवादी तत्व का निरूपण किया। इनका काव्य विवेचन सौंदर्य विवेचन पर आधारित है। ठीक, आगे है, इन्होंने गुण और अलंकार का भेद किया और कहा। इन्होंने गुण और अलंकार को अलग अलग माना और उसका भेद भी किया है वामन ने। और क्या कहा, इनका जो जो दिया हुआ है पंक्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक, तथा गुण को अलंकार से अधिक महत्व दिया। इन्होंने तो गुण और अलंकार का भेद किया, लेकिन अलंकार से भी ज़्यादा महत्व इन्होंने किसको दिया, गुण को दिया। पॉइंट नोट कर लीजिए, याद रखिए। इन्होंने गुण को काव्य का नित्य तत्व माना और अलंकार को अनित्य। मतलब जब हम लोग काव्य की रचना करते हैं तो गुण हमेशा जरूरी माना, गुण को इन्होंने। ठीक है, और अलंकार को उतना जरूरी नहीं माना, मतलब अनित्य माना। कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं उसको, रोज प्रयोग करना जरूरी नहीं है अगर हम लोग काव्य का निर्माण कर रहे हैं तो। ये कहा वामन ने। भामा और दंडी ने रीति के दो भेदों का वर्णन किया था। ठीक, लेकिन इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना कर रीति त्रय वैदर्भी गौड़ी पांचाली रीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा रीति का प्रचलन किया, पांचाली। पहले वैदर्भी और गौड़ी रीति मानते थे, लेकिन इन्होंने पांचाली रीति को जोड़ दिया। ठीक, और इन्होंने 3 रीति का उद्भावना किया और 3 रीति माना है वामन ने। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति सूत्र शैली में लिखित भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूत्र शैली में लिखित भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग रखेंगे याद, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक, ट्रिक लेके भी इसके लिए आएंगे हम लोग, रचनाओं पे भी, और जो इनके जो काव्य शास्त्रियों का जो थोड़ा थोड़ा पद्य दिया हुआ है ना, आप लोगों को सरल बनाने के लिए इसके लिए थोड़ा बहुत ट्रिक बना देंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, सबके लिए।
इसीलिए थोड़ा सा इसके लिए हम लोग सरल करने के लिए ट्रिक बना देंगे। तो आप लोग डेली बने रहिए, ठीक है, आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा फिर। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब तक 10 गुण मान्य थे। वामन ने 10 अर्थ गुण और 10 शब्द गुण कुल 20 गुणों की उद्भावना की है। हम लोग देखते आ रहे हैं भरत मुनि से ही, है ना, गुण जो काव्य के गुण थे, दोष थे। लेकिन ये जो वामन थे, इन्होंने 10 अर्थ गुण और 10 शब्द गुण यानी कि टोटल, है ना, कुल मिलाकर इन्होंने 20 गुणों की उद्भावना की। 20 गुण मानते थे ये। और इन्होंने क्या किया, उपमा को मुख्य अलंकार माना है। ठीक है, उपमा को मुख्य अलंकार माना है वामन ने। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वामन ने 20 गुणों की उद्भावना की है ना। वामन का अलंकार, अलंकार के बारे में इनका क्या था, विवेचन कई दृष्टि से पृथक एवं महत्वपूर्ण है। मतलब वामन का अलंकार विवेचन कई दृष्टि से पृथक एवं महत्वपूर्ण भी है। वामन ने उपमा को अलंकारों का मूल मानकर उन्होंने अर्थालंकार के अंतर्गत प्रायः सभी अलंकारों को सामूहिक रूप से उपमा प्रपंच यानी कि उपमा का प्रपंच नाम दिया। यानी कि जो वामन का उपमा अलंकार है उसको तो इन्होंने मूल अलंकार माना, और अर्थालंकार के अलंकार प्राय जितने भी अलंकार थे सभी को सामूहिक रूप से क्या माना, उपमा का प्रपंच, मतलब उपमा ही कह दिया इन्होंने सभी को कुल मिला के। ये कहा कि उपमा का ही प्रभाव है सब पे। ठीक, आगे इन्होंने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्याजोक्ति नामक इन्होंने क्या किया, अलंकार की उद्भावना की। एक तो हमको पता है कि इन्होंने उपमा अलंकार को ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन एक व्याजोक्ति नामक इन्होंने नवीन अलंकार की क्या की, उद्भावना की, तथा वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिणित कर लक्षणा के रूप में परिभाषित किया। वामन रीतिमत के सर्वोत्तम प्रतिनिधि आचार्य माने जाते हैं। वामन से पूर्व दंडी ने और वामन के पश्चात कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, वामन से पूर्व दंडी, ठीक है, और वामन के उसके बाद कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। तो इनके पहले भी दंडी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया था, और वामन के बाद कुंतक ने, याद रखिए। तो ये हो गए वामन जी। और काव्य शास्त्र में कहीं पढ़ेंगे आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये तो पूरा सब चीज़ का सार है। तो आप लोगों को ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, सब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हिंदी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम में काव्य शास्त्र जिसमें आते हों सब क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग आराम से इसको नोट्स बना लीजिए, पढ़िए बार बार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएंगे आप लोग। चलिए, रुद्रट। रुद्रट कश्मीर निवासी और भट्टवामुक के पुत्र रुद्रट का समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध यानी कि 825 ईस्वी के आसपास माना जाता है। काव्य अलंकार इनकी एकमात्र प्रौढ़ रचना है। काव्य अलंकार में 16 अध्याय यानी कि परिच्छेद और 748 पद्य हैं। याद रखिए, काव्य अलंकार। और हम लोगों ने किसका ग्रंथ पढ़ा था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, तभी मुझे लगा कि आप लोग प्रॉपर रूप से देख रहे हैं वीडियो। तो काव्य अलंकार इनकी एकमात्र प्रौढ़ रचना है, और प्रौढ़ मतलब पुराना, ठीक है। और काव्य अलंकार में 16 अध्याय हैं। तो काव्य अलंकार जो इनका था रुद्रट का, इसमें कितने अध्याय हैं, 16 अध्याय की परिच्छेद, और 748 यानी कि 748 पद्य हैं, जिसमें 995 कारिकाएँ और 253 उदाहरण स्वरूप उद्धृत श्लोक हैं। मतलब जो 495 वो कारिका के रूप में हैं, लेकिन जो 253 है वो उदाहरण स्वरूप कुछ कुछ पद्य दिए गए हैं वो हैं। रुद्रट का काव्य अलंकार ग्रंथ प्रायः आर्या छंद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से छंद का प्रयोग किया है इन्होंने, काव्य अलंकार में आर्या छंद का, एक प्रकार का छंद होता है। काव्य अलंकार पर 3 टीकाएं हैं। काव्य अलंकार पर 3 टीका लिखा गया है। तो किसने किसने लिखा है, वल्लभ देव ने लिखा है रुद्रटालंकार, वल्लभ देव ने रुद्रटालंकार, नमी साधु ने काव्यमाला, जैन विद्वान आसाधर ने टीका। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे डीपली जाएगा, मैंने बहुत डीपली बनाया हुआ है नोट्स को। ठीक, चलिए। रुद्रट की एक अन्य रचना श्रृंगार तिलक का उल्लेख मिलता है, किंतु पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। एक तो हम लोगों ने देखा इनका काव्य अलंकार, एक इनका आता है श्रृंगार तिलक। इनका उल्लेख तो मिलता है पर प्रमाण, पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अलंकार संप्रदाय के पोषक रुद्रट का अलंकार विवेचन भामह, दंडी और उद्भट की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है।
ठीक है, मतलब रुद्रट के पहले भी हम लोगों ने अलंकार विवेचन देखा था, भामह, दंडी और उद्भट का। तो उनसे भी कई अच्छा है, मतलब कई गुना अच्छा है इनका अलंकार विवेचन, और अधिक वैज्ञानिक माना जाता है इनका अलंकार विवेचन। ठीक, आगे है, रुद्रट ने सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक रूप से विभाजन किया, और क्या किया, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 आधारों पर अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। मतलब बहुत सारे अलंकारों को इन्होंने अलग अलग प्रकार से, यानी कि वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 आधार पे वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इन्होंने 57 अलंकार बताए हैं। 57 अलंकार, देखिए कितने बड़े बड़े काव्य शास्त्री हुआ करते थे भाई। आगे हैं प्रयाण। प्रयाण नामक दशम रस की मान्यता इनकी देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसको। प्रयाण नामक दशम रस की मान्यता किनकी देन है, रुद्रट की। और इन्होंने प्रयाण और शांत नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर रसों की संख्या 10 कर दी। इन्होंने रस का स्वतंत्र रूप से विवेचन करते हुए उसमें नायिका भेद का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन्होंने पदगत 6, वाक्यगत 3, अर्थगत 9 और 4 उपमा दोषों को मिलाकर कुल 22 दोषों का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रुद्रट ने इतना तो नहीं पूछेगा डीपली, लेकिन कितने दोष है ये पूछ सकता है, तो 22 दोष याद रखिए, 22 दोषों का वर्णन किया है इन्होंने। इन्होंने सर्वप्रथम वक्रोक्ति को शब्दालंकार, जो शब्दालंकारों के वर्ग में स्थान दिया, वक्रोक्ति को। ये ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कराया, यानी कि इनको हम लोग घोर अलंकारवादी कह सकते हैं, रुद्रट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वामन जी और रुद्रट। ठीक है, इसको आप लोग नेक्स्ट करके लिख लीजिएगा, समय याद रखिएगा। इसके बाद बहुत जल्द ही काव्य लक्षण का वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोग जितना पढ़ें एक बार रिवाइज करते रहिएगा। हर सप्ताह में दो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इजी भी है कि आप लोग उसको नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें तब तक। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बने हैं इससे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जैसे भी हो, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कैसे सुधार की ज़रूरत है, कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए। हमको और क्या चाहिए, वही तो चाहिए, वो हमारी ताकत है, वो ताकत बढ़ाती है हमको, है ना। तो जब भी आप वीडियो देखें, क्या सुधार की ज़रूरत है या क्या नहीं है, अच्छा है नहीं है, जो भी है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।